टीचर अपने पढ़ाया, पढ़ा के निकल गया। लेकिन जब मेंटोरशिप का सवाल आता है, लाइव कनेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट, जो कैंडिडेट है और मेंटोर में डायरेक्ट लाइव कनेक्शन है। मेंटोर का जो होता है उसे इंस्पायर करना, उसको हमेशा मोटिवेट करके रखना और हमेशा उसमें एक उत्साह से भर के रखना, टू क्रिएट ए कॉन्फिडेंस इन द कैंडिडेट दैट यू विल बी सक्सेसफुल इफ यू परस्यू द पाथ। तो मेंटोर की जो जॉब है इट इज मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन ऑफ ए रेगुलर टीचर। तो इसलिए आजकल बच्चा जो कैंडिडेट्स जो हैं दे आर सर्चिंग फॉर मेंटोर इंस्टेड ऑफ टीचर। तो मेंटोरशिप आजकल काफी सक्सेसफुल है और जो अच्छे मेंटोर है उनके पढ़ाए हुए बच्चे निकल भी रहे हैं। सर आपका इतना लंबा टेन्योर रहा है एज अ जज, तो जब भी न्यू जजेस बनकर आते होंगे, आपसे मिलते होंगे, सो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन में? सर जुडिशरी की एग्ज़ाम में सबसे पहले जब कैंडिडेट डिसाइड करता है कि मैंने ये एग्ज़ाम लिखना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है सिलेबस इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और लोकल एक्ट्स दुनिया भर के होते हैं। तो सबसे पहले बड़ा जो चैलेंज बच्चे के लिए होता है वो ये होता है कि मैं इतने ज़्यादा सिलेबस को तैयार कैसे करूँगा, उसके माइंड में ये बात वे करती है। दूसरा चैलेंज होता है कि ये लॉ की जो लैंग्वेज है बहुत टेक्निकल है और लीगल है, इसे मैं समझ भी पाऊँगा नहीं समझ पाऊँगा, मैं एग्ज़ाम लिखूँ या नहीं लिखूँ। तीसरा उसके माइंड में ये रहता है कि जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है वो मोस्टली केस लॉ बेस्ड होता है, इसमें केस लॉ काफ़ी रेफर होता है और जो बच्चा केस लॉ अपने पढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ता है, तो देखता है जजमेंट बहुत लंबी लंबी हैं, वो उसे घबरा जाता है। तो ये 3-4 चैलेंज जो बच्चा सोचता है कि मैं तीनों चैलेंज को सरमाउंट कर जाऊंगा, मैं इसको पार कर जाऊंगा, तो वो बच्चा इसमें सक्सेसफुल हो जाता है। ये 3-4 चैलेंज जल्दी, एक टाइम का भी रहता है, जब बच्चा एग्ज़ाम निकलता है तो उसे 2-3 महीने का टाइम मिलता है, तो 2-3 महीने के टाइम में उसे सोचता है कि मैं इसे तैयार कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो ये सर हर बच्चे के लिए, हर कैंडिडेट के लिए ये 3-4 चैलेंजेस वाइल टेकिंग अप जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम ये हमेशा बने रहते हैं। एक सर, जब आपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, आप सेलेक्ट हुए, 7 साल बाद वैकेंसी आई थी और आप इकलौते कैंडिडेट थे जो सेलेक्ट हुए, आप जज बने। उस दौरान एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और आज के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में क्या आपको लगता है कि बदलाव आए हैं? जब मैंने 90 में एग्ज़ाम लिखा था तो एक तो यही था, उन दिनों लॉ में कोचिंग नहीं होती थी, तो बच्चा जो कैंडिडेट है वो अपने आप ही तैयारी करेगा। मैंने खुद किया, सभी कैंडिडेट्स जो मेरे साथ के कोलीग थे हमने खुद ही अपने घर बैठ के तैयारी करते थे, और या तो कॉलेज में पढ़ेगा, जो कॉलेज में पढ़ लिया वो ही एग्ज़ाम में आएगा, तो वहाँ से तैयारी करते थे। लेकिन आजकल एक तो ये हो गया कि ना उस टाइम कंप्यूटराइजेशन था, कंप्यूटर का कंसेप्ट वाज अननोन। आजकल क्या है कि एक तो कोचिंग का सिस्टम चेंज आ गया, अब जो ट्रेंड भी बन गया है और कैंडिडेट्स के माइंड में बैठ भी गया है कि विदाउट कोचिंग वी कांट सक्सीड, एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैव कम अप इन लार्ज नंबर। तो एक कोचिंग वाला इशू आ गया, दूसरा कंप्यूटराइजेशन और डिजिटल जो इक्विपमेंट आजकल अवेलेबल हैं उससे काफ़ी आजकल हेल्प हो जाती है। हमारे टाइम में क्या था, जजमेंट को ट्रेस करना, मुझे मालूम है कि जजमेंट है मर्डर केस पे या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कोई जजमेंट है, मुझे जजमेंट के फैक्ट याद हैं, लेकिन मैं जजमेंट को ट्रेस नहीं कर पाता था, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता था। आजकल क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप वगैरह अवेलेबल हैं, इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है और जल्दी तैयारी होती है, इससे टाइम काफ़ी सेव टाइम हो जाता है। तो 2-3 जो एस्पेक्ट हुए हैं ये काफ़ी अब चेंज हो गए हैं। दूसरा ये भी है कि अब सिलेबस भी काफ़ी कम्प्रीहेंसिव हो गया है। फोर्थ ये, जबकि मैंने जो एग्ज़ाम 90 में लिखा था वो 7 साल बाद हुआ था, तब 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, वो जो नंबर उस टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। लेकिन आजकल जो लॉ है दैट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, और आजकल तो बच्चे 10-10, 20-20 हज़ार बच्चे बैठते हैं। तो एक या आप ये कह सकते हैं कि आज के दिन कंपटीशन क्वालिटी में और क्वांटिटी में ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से बच्चे को स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये 3-4 चेंजेज हैं जो हमारे टाइम में 30 साल में आ गई हैं और आज के टाइम में हैं। बिल्कुल सर, मतलब 20,000 बच्चे सेफ टू से की तैयारी कर रहे हैं और जो एक्चुअल कंपटीशन में है, लेकिन फॉर्म तो लगभग 50,000 बच्चे, हाँ 60,000 बच्चे भरते हैं। एक सर, मैं देखता हूँ कि आपने भी बताया कि चैलेंजेस में क्या क्या चेंज आया, तो आपके टाइम पे कोई कोचिंग सिस्टम नहीं था,
उसके बाद 2000 के बाद 2010 के बाद हमें देखने को मिलता है कि कोचिंग सिस्टम पॉपुलर होता है। जो मेजर सिलेक्शंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं आफ्टर कोचिंग। लेकिन कोचिंग का काम सिर्फ 2010, 2015, 20 तक ये था कि स्टूडेंट को पढ़ा दो, बस लॉ बता दो क्या है, और वहाँ से उसको देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेंटोरशिप का एक फीचर अब नया ऐड हो रहा है, जहाँ पर स्टूडेंट को हम ट्रेन भी कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बताया सिलेबस बहुत वाइड हो गया। तो क्या मेंटोरशिप एक नया बदलाव ला सकती है कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग में स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली है? देखिए, मेरा मानना ये, पढ़ाने में और मेंटोरशिप में थोड़ा अंतर होता है। पढ़ाना तो ऐसे है जैसे कि कोई भी टीचर आएगा, वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा और बता के निकल लेगा। बच्चे से ज़्यादा पूछेगा, भाई आपकी समझ में आ गया? बच्चे ने कह दिया हाँ जी आ गया। तो टीचर एंड टॉट जिसे कहते हैं, उसमें कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। टीचर अपने पढ़ाया, पढ़ा के निकल गया। लेकिन जब मेंटोरशिप का सवाल आता है तो देयर इज ए लाइव कनेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द टॉट। जो कैंडिडेट है और मेंटोर में डायरेक्ट एक लाइव कनेक्शन है। मेंटोर का जॉब होता है उसे इंस्पायर करना, उसको हमेशा मोटिवेट करके रखना और हमेशा उसमें एक उत्साह से भर के रखना, एक टू क्रिएट ए कॉन्फिडेंस इन द कैंडिडेट दैट यू विल बी सक्सेसफुल इफ़ यू परसू द पाथ। तो उसको बताना ब्रीफ में कि क्या तो लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट है, हाउ टू रीड इट आउट, हाउ नॉट टू रीड इट, वेयर टू पुट मोर लेबर एंड वेयर टू पुट लेस लेबर। तो मेंटोर की जो जॉब है, इट इज़ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन ऑफ ए रेगुलर टीचर। तो इसलिए आजकल बच्चा जो कैंडिडेट्स जो हैं, दे आर सर्चिंग फॉर मेंटोर इंस्टेड ऑफ टीचर। तो मेंटोरशिप आजकल काफ़ी सक्सेसफुल है और जो अच्छे मेंटोर हैं उनके पढ़ाए हुए बच्चे निकल भी रहे हैं। एक सर ये भी मेरा सवाल है कि क्या मेंटोर इन एक्सपर्ट हो, जिसे ज़्यादा पता नहीं है, उससे भी काम हो जाएगा कि कैसे सिलेबस मेंटेन करो कैसे नहीं? या अगर कोई एक्सपर्ट मेंटोर है जैसे आप हैं, अगर आप मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं तो उसमें एक अलग डिफरेंट फीलिंग आएगी? नहीं, देखिए, लो क्योंकि स्पेशलाइज फील्ड है। एक जो जनरल मेंटोर है वो बच्चे को जैसे कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं, या हाउ टू ग्रूम हिमसेल्फ, ये चीज़ें जनरल तो बता सकता है। लेकिन जहाँ लो, जैसे मैंने बताया कि स्पेशलाइज फील्ड है, इसको जिसने पढ़ा हुआ है, ठीक से काम किया हुआ है, वही इसको टच करे, बताए, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है। वरना एक जनरल जो मेंटोर है वो अगर लीगल फील्ड को टच करेगा तो वो मेरे ख्याल कैंडिडेट्स को नुकसान करेगा। एक जो एक्सपर्ट मेंटोर है, जिसने अच्छे से लॉ को पढ़ा भी है, लॉ को इम्प्लीमेंट भी किया है, और कुछ उसने हाई प्रोफाइल केसेस जिससे उसका एक स्टेटस भी है, क्योंकि कैंडिडेट पे मेंटोर का स्टेटस भी इम्पैक्ट डालता है। तो ये क्वालिटी और मेंटोर के अंदर हैं, तो बच्चा जो कैंडिडेट है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स जनरल मेंटोर इज आल्सो गुड बिकॉज ही विल ग्रूम द कैंडिडेट एंड ही विल कीप द कैंडिडेट मोटिवेटेड, बट एज फार एज स्पेशलाइज्ड पार्ट्स ऑफ लॉ कंसर्न्ड, इट इज़ बेटर टू लीव इट टू द स्पेशलाइज्ड मेंटोर। बिल्कुल सर, एक इंस्पिरेशन अलग मिलती है। जैसे आपकी मेंटोरशिप एक एस्पिरेंट को मिल रही है और एक जनरल मेंटोरशिप मिल रही है जो शायद लॉ बैकग्राउंड के भी मेंटोर नहीं है, वो मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक इंस्पिरेशन अलग होती है, आपके वर्ड्स में थोड़ा ज़्यादा वज़न होगा। और एक बहुत पुरानी कहावत है, क्या बोला जा रहा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कौन बोल रहा है। एक सर, डीजीएस का पेपर जैसे दिल्ली जुडिशियल सर्विस, एमपी हो गया, यूपी हो गया, सभी स्टेट जुडिशरी में हमें देखने को मिलता है कि जजमेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डीजीएस का तो 70% पेपर, इट इज़ सेफ टू से कि 60-70% जजमेंट राइटिंग बेस होता है। तो क्या इसमें एस्पिरेंट्स आपकी हेल्प ले सकते हैं कि आप जजमेंट राइटिंग थोड़ा सा, क्योंकि आपने लगभग 25-30 साल जजमेंट्स लिखे हैं, तो एक वेटरन जज से अच्छा जो जजमेंट राइटिंग है वो मेरे ख्याल से कोई नहीं करा सकता। तो कोई तरीका है या फिर आप क्या इसमें ऐड कर सकते हैं जजमेंट राइटिंग में, टिप्स में? देखिए, दिल्ली का, वैसे तो दिल्ली के एग्ज़ाम को ऑल इंडिया के बच्चे लिखते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया बेल्ट जिन्हें हिंदी आती है वो सब लिखते हैं, क्योंकि हिंदी एक सब्जेक्ट है और उसे पास करना ज़रूरी है। तो अब ये मान के चलिए कि हिंदी, मोस्टली हिंदी बेल्ट के लिखते हैं, लेकिन हिंदी जानने वाले साउथ इंडिया के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को लिखते हैं। लेकिन मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हैं वो लिखते हैं, मेजॉरिटी आर दोज। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पिछले 30-40 से जो सिलेबस है
वो केस लॉ बेस्ड है। जो केसेस हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ाए जाते हैं, केस लॉ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए डीजेस का जो एग्ज़ाम होता है वो केस लॉ बेस्ड है। तो इसलिए वहाँ पे सक्सेसफुल वही होते हैं जिनको केस लॉ को पढ़ना, समझना और उसको एनालाइज करना आके उसमें से क्या रेशो है वो निकालना आता है। तो अगर हमारी मेंटोरशिप में रहेगा, क्यों मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी किया हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलएम किया है और मैंने 30 साल में जज रहा हूँ और मुझे लकीली बहुत हाई प्रोफाइल केसेस ट्रायल करने को मिला है। तो इसमें मैं काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और बाकी जो मेंटोर हैं उनसे हम ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये डीजेस का पेपर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बेस्ड है, इसलिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इसमें ज़्यादा अच्छा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस गाइडेंस, और आई होप आपको ये गाइडेंस सेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी आपके सवाल हैं, अगले इंटरव्यू में सर से ज़रूर वो सवाल पूछे जाएंगे और आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू।